हेलो एवरीवन, विश्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग मूल आवेश से कि मूल आवेश क्या होता है। ठीक है, देखिए मूल आवेश, मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश हम किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। यानी अगर हम पदार्थ की संरचना की बात करें तो हर एक पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो और चाहे वो गैस हो, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु जो होता है वो 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहली बात तो आ गई कि जो पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा कण क्या होगा? उसका सबसे छोटा कण होगा परमाणु। अब परमाणु भी किससे मिलकर बना है? मूल कणों से। तो जो मूल कण होते हैं वो सबसे छोटे कण होते हैं। ठीक, तो मूल कण कौन कौन से होते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो मूल कण होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 प्रकार के मूल कण होते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु हो गई और परमाणु भी मूल कणों से मिलकर बना है। यानी ये जो कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सबसे छोटे कण होते हैं। सबसे छोटे कण, यानी इनसे छोटे कोई भी कण ऐसे नहीं हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई भी अस्तित्व होता है। ठीक है ना। अगर हम इन तीनों की अलग अलग बात करें तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। ठीक है। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों आवेशित कण हैं। ठीक है, कैसे कण हैं? आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये आवेशित कण भी होते हैं और ये सबसे छोटे कण भी होते हैं क्योंकि ये मूल कण हैं। इनसे मिलकर बनता है परमाणु और परमाणुओं से मिलकर बनता है हमारा पदार्थ। तो ये आवेशित कण होते हैं और सबसे छोटे होते हैं। तो स्पष्ट बात है कि ये सबसे छोटे भी हैं और आवेशित भी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटे आवेशित कण होते हैं, सबसे छोटे आवेशित कण होते हैं वो 2 हैं। कौन कौन है? तो पहला आपका हो गया इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो गया प्रोटॉन। इस पर ऋणावेश है, इस पर धनावेश है। चूंकि ये सबसे छोटे हैं इसलिए इन कणों पर जो भी आवेश की मात्रा होती है वो सबसे छोटी मात्रा होती है, यानी सबसे कम। तो सबसे कम आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाया जाता है और उसी को हम कहते हैं मूल आवेश।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों ही मूल कण हैं। यानी ये ऐसे कण हैं जो हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे छोटे कण हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं, इनका अपना वजूद होता है। चूँकि ये सबसे छोटे कण हैं और आवेशित हैं, लिहाजा इन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, और उसी न्यूनतम आवेश की मात्रा को हम मूल आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो मूल आवेश किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश या प्रोटॉन के आवेश का जो परिमाण होता है वो मूल आवेश के बराबर होता है। परिमाण शब्द मैंने क्यों बोला? उसका कारण सीधा सा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेशित होता है, और जो प्रोटॉन पर है वो धनावेशित, यानी कि धन का आवेश होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनका परिमाण हमें लेना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है? तो क्या कहेंगे हम? प्रकृति में पाए जाने वाले, अगर हम मूल आवेश को परिभाषित करें, प्रकृति में पाए जाने वाले न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो ये हो गई मूल आवेश की परिभाषा। हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि आखिरकार ये न्यूनतम आवेश क्यों है और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के बराबर क्यों होता है। ठीक है? चलिए, तो मूल आवेश जो होता है उसको हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश को हम लोग किससे? स्मॉल ई से। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा E माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? E प्लस हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश बराबर होगा, क्योंकि ये भी सबसे छोटा कण है, ये भी सबसे छोटा कण है। ठीक है? ये धनावेशित कण है, ये ऋणावेशित कण है, तो इसका भी आवेश इलेक्ट्रॉन के इनकी मूल आवेश के बराबर होगा, और इसका भी आवेश मूल आवेश के बराबर होगा। तो ये तो बात रही मूल आवेश की। अब जो पदार्थों का आवेशन होता है वो कैसे होता है? हमने आपको बताया था, अगर हम बात करें पदार्थों का आवेशन, तो देखिए जो पदार्थ होता है वो दो प्रकार से आवेशित होता है। या तो उस पर धनावेश होगा और या उस पर ऋणावेश होगा। अब ये बात हम आपको समझा चुके हैं कि धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यानी धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो कोई भी यदि वस्तु है, ये मान लीजिए कोई गोला हमने ले लिया किसी धातु का, अगर इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है इससे हमने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? ले लिए होंगे, बाहर निकाल लिए होंगे। तो उस कंडीशन में इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। इसके विपरीत यदि हम क्या करते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर देते हैं, एक्सेस, और इलेक्ट्रॉन हम इसे दे देते हैं, तो उस कंडीशन में इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। ठीक ना? तो धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो अब अगर कोई वस्तु है और उस पर धनावेश है, तो हमने उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8
10, 12, 15, 16, 20, 25, 100, 200, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी वो नंबर जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, यानी वो संख्या जो होगी वो एक प्राकृतिक संख्या होगी। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं, गिनने के लिए, काउंट करने के लिए। 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर मैं कहता हूँ कि इस वस्तु पर धनावेश है तो सीधी सी बात है हमने इलेक्ट्रॉनों की कमी की है, यानी इलेक्ट्रॉन हमने इससे लिए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? 1 2 3, यानी कि पूर्ण संख्या में चलेगा, प्राकृतिक संख्याओं में चलेगा। ये तो नहीं हो सकता हम कहते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन लिए मैंने, या आधा इलेक्ट्रॉन लिया, या मैंने 3 और 3.5 इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे और आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऐसा तो संभव नहीं है। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन हम इससे निकालेंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होंगे। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन इससे हम निकालेंगे इस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों का धनावेश आ जाएगा। तो चूंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन निकाले वो नेचुरल नंबर में है, तो जो आवेश आएगा वो भी मूल आवेश का नेचुरल नंबर का मल्टीपल होगा। मूल आवेश का मल्टीपल होगा किसमें? नेचुरल नंबर में। मतलब सुन लीजिए कैसे। जैसे हमने कहा ये वस्तु है और इस पे इलेक्ट्रॉनों की हमने कमी की, तो कितने इलेक्ट्रॉन कमी की? माना कि 10 इलेक्ट्रॉन की कमी की, यानी हमने इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो इस पर जो आवेश आएगा, चार्ज जो आएगा, वो इन 10 इलेक्ट्रॉनों के धनावेश के बराबर आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? मूल आवेश के बराबर। तो अब इसका आवेश हो जाएगा 10 गुणा, यानी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? ई से। ई मतलब मूल आवेश। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो 10 का 10 ई, 10 ई। तो जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वो 10 ई के बराबर हो जाएगा। सेम प्रोसेस अगर हम ऋणावेशित करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देंगे? अधिकता, यानी इसको हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो अब ज़्यादा दिए होंगे तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, 2, 10, 20 इसी तरीके से दिए होंगे। माना कि हम कह दें कि हमने इसको 20 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पर ऋणावेश आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। वो माइनस का चार्ज होगा किसके बराबर? सीधी बात है, इन 20 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? ई, तो 20 का 20 ई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है और इस पर कितना आवेश है? क्यू आवेश है, तो ये जो क्यू होगा वो हमेशा ई का क्या होगा? मल्टीपल होगा, यानी क्यू जो होगा वो हमेशा n इंटू ई के बराबर होगा। मतलब सीधी सी बात है, यानी क्यू आवेश आया है, अगर मान लीजिए प्लस क्यू है तो हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? 1 2 3 कुछ तो निकाले होंगे। तो मान लेते हैं कि वो नंबर कितना है? n है, तो क्यू जो होगा वो n इंटू ई के बराबर होगा। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कितने भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे होंगे तो वो नेचुरल नंबर में ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होंगे ना। तो n की वैल्यू अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो q जो होगा वो 1 इंटू ई, यानी ई के बराबर हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे q इंटू 2, q इक्वल्स टू हो जाएगा 2e। 3 निकाले होंगे q इक्वल्स टू हो जाएगा 3e। इस तरह से n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो किसी भी वस्तु पर आवेश आता है वो हमेशा मूल आवेश का गुणज होता है, मूल आवेश का गुणज होता है। और इस गुण को हम कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। यहाँ समझते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? क्वांटमीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वो हमेशा मूल आवेश का गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, यानी कि ई का मल्टीपल होगा, 1e 2e, यानी n की वैल्यू ये हो सकती है ना। तो इसी को हम कहते हैं, इसी गुण को कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो हम लिखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो लिखेंगे किसी
आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। अगर किसी वस्तु पे Q आवेश है तो Q बराबर होगा N इंटू ई। N क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि मूल आवेश क्या होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश होता है वो मूल आवेश के बराबर क्यों होता है, ये भी हमने समझ लिया। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्यों होता है। क्योंकि मूल आवेश क्या है, हमारे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश। और ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये सब मूल कण है ना। अगर न्यूट्रॉन भी आवेशित होता तो न्यूट्रॉन का भी आवेश किसके बराबर होता, मूल आवेश के ही बराबर होता। लेकिन चूँकि वो उदासीन होता है तो उसकी बात ही नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन भी मूल कण है और प्रोटॉन भी मूल कण है। तो ये दोनों ही अपने आप में न्यूनतम कण हैं, यानी न्यूनतम आकार के कण हैं, सबसे छोटे कण हैं। चूँकि न्यूनतम आवेश कितना है, मूल आवेश, तो न्यूनतम कण के ऊपर जो आवेश संभव है वो न्यूनतम आवेश के बराबर होगा। यानी सबसे छोटे कण पे जो आवेश हो सकता है वो सबसे छोटा आवेश ही तो हो सकता है। और सबसे छोटा आवेश कौन है, मूल आवेश। इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो आवेश होता है वो मूल आवेश के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि मूल आवेश क्या है और आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। अब हम बात करेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग समझ रहे थे, वैद्युत विभव की। बात करते हैं वैद्युत विभव की। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा बताया हुआ है, तो आप पहले उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक। फिर से बताता हूँ। लेकिन देखिए, जैसे कोई बर्तन होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई बर्तन होता है, यदि उसमें हम क्या करते हैं, पानी की मात्रा ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो पानी का जो तल होता है वो स्वतः ही क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। किसी बर्तन में यदि हम बार बार पानी डालते जाएंगे तो पानी का तल बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अगर कोई वस्तु है उसे हम बार बार ऊष्मा देते जाएंगे तो उसमें ऊष्मा का तल बढ़ेगा। ऊष्मा का तल माने ताप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ताप। देखिए, दोनों उदाहरण की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक आपका बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में हम क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाओगे वैसे वैसे जो पानी का तल होगा वो क्या होगा, लगातार ऊपर की ओर उठता चला जाएगा, यानी तल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हम मान लेते, मान लीजिए कोई एक लोहे का एक टुकड़ा है और हम इसे क्या कर रहे हैं, लगातार ऊष्मा दे रहे हैं, यानी हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें जो ऊष्मा का तल होगा, ऊष्मा के तल को ही क्या कहते हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ, ऊष्मा का तल से तात्पर्य क्या होता है, ताप। ताप क्या है, ऊष्मा की माप, यानी ठंडेपन और गर्माहट की माप ही तो ताप होता है। तो अगर हम ऊष्मा देते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे तो उसका ताप बढ़ता चला जाएगा, यानी ऊष्मा का तल बढ़ता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये कोई अगर वस्तु हम ले लें, ठीक है, और हम इस वस्तु को क्या देते चले जाएं, आवेश देते चले जाएं, तो जैसे जैसे इस पे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही क्या होगा, जो वैद्युत तल होगा, वैद्युत तल या कहें आवेश का तल होगा, वो लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और इस आवेश के तल को ही हम क्या कहते हैं कि वैद्युत विभव बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे पानी मिलाने पे पानी का तल बढ़ता है, ऊष्मा देने पे ऊष्मा का तल यानी ताप बढ़ता है, वैसे ही किसी वस्तु को आवेशित करने पर यानी आवेश अगर देते रहेंगे तो उसमें
आवेश का तल बढ़ेगा अर्थात वैद्युत विभव बढ़ेगा। तो आवेश के तल को ही हम वैद्युत विभव कह देते हैं। जैसे ऊष्मा के तल को हमने क्या कहा है, ताप कहा है, ठीक है ना। तो अब किस प्रकार से ये होता है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, अभी हमने आपको समझाया कि जो आवेश होता है ना वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो जो आवेश उस पर जाता है वो हमेशा मूल आवेश के गुणज के रूप में जाता है। जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिएगा कि एक माला है जो मोतियों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, मोतियों से मिलकर एक माला बनी है। अगर उस माला में कितने मोती हैं, हम कह देते हैं मान लीजिए कि इस माला में जो टोटल मोती हैं वो कितने हैं, 108 मोती हैं। तो ये जो 108 मोती हैं क्या एक बार में पूरी माला बनी होगी, नहीं। क्या होगा, हमने एक एक मोती को धागे के अंदर पिरोया होगा। एक मोती, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके एक एक करके मोती आ रहा है और पूरी माला बन करके तैयार हो जाती है। वैसे ही जब आवेश हम किसी वस्तु को देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि Q आवेश हमने इस वस्तु को दिया, तो ये जो Q आवेश है ये होगा किसके बराबर, Ne के, यानी मूल आवेश के गुणज के बराबर होगा। तो ये पूरा का पूरा आवेश एक बार में इसके ऊपर नहीं जाता है बल्कि टुकड़ों में जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके जाता है। आवेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, जैसे ये जो वस्तु है इसको मैं यहाँ बनाता हूँ दोबारा से। इस वस्तु पे टोटल जो हम आवेश देना चाहते हैं वो कितना देना चाहते हैं, Q के बराबर। जो कुल आवेश देना चाहते हैं वो Q के बराबर। लेकिन ये पूरा का पूरा आवेश इस पर एक बार में नहीं जाएगा। क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा इस पर आ जाएगा। जब कुछ हिस्सा इस पर आएगा तो वो इस पर फैल जाएगा, यानी वो आवेश इस पर वितरित हो जाएगा। अब ये आवेश कौन सा है, ये आपका धनावेश है, पॉजिटिव है। अब यहाँ जो मेरे पास आवेश बचा है जो इसको और देना है वो Q से तो कुछ कम हो गया है मान लो, क्योंकि इसमें से कुछ चला गया है। लेकिन वो है कैसा, वो भी आपका धनावेश है। यानी जो आवेश हमें अब इसको देना है वो भी धनावेश है और जो इस पर है वो भी धनावेश है। तो ये धनावेश दूसरे धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो होगा क्या कि जब हम इसका दूसरा हिस्सा इस पर लेकर के आएंगे तो जो दूसरा धनावेश आने वाला है उस धनावेश को ये धनावेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, विरोध करेगा कि भाई नहीं मेरे पास मत आओ। तो अब विरोध होगा, तो विरोध जब जब होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और जब हम अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे ना तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जो हमारी ऊर्जा खर्च होगी ना वो इस वस्तु के पास पहुंच जाएगी जिसको हम आवेशित कर रहे हैं, और फिर उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये आवेश पहले से इस पर मौजूद है, ये हमारे जो दूसरा टुकड़ा क्या है उसका विरोध करेगा, तो हमें अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य से क्या होगा, ये आवेश भी इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये और आवेश इसके ऊपर फैल जाएगा, ठीक है ना। अब जब हम तीसरा टुकड़ा लेकर के आएंगे, नहीं और आवेश लेकर के आएंगे, तो अब और ज़्यादा विरोध होगा, तो हमें फिर से कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये पूरे चार्ज को जब हम इसको देंगे तो इस प्रक्रिया में हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें अपनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। और ये जो ऊर्जा है ना वो इस आवेशित वस्तु में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में पहुंच जाती है, ठीक है। मेरी ऊर्जा खर्च होगी और वो ऊर्जा इसके पास पहुंच जाएगी, किस रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये तो हमने आपको एक बताया है कि वैद्युत विभव का मतलब क्या है,
आवेश के तल का बढ़ जाना। और जब हम आवेशन करते हैं किसी वस्तु का तो क्या होता है, उसमें हमें कार्य करना पड़ता है जो उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में कलेक्ट हो जाता है, संचित हो जाता है। अब मान लीजिए हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे और उसको कैसे हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, देखिए किसी बिंदु पर अगर हमें विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले आपको थोड़ी अवधारणा समझनी पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा, फिर भी यदि कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं ये आपका एक आवेश रखा है जो कि धनावेशित है। ठीक है, कितना, Q के बराबर एक धनावेश रखा है। एक प्रॉपर्टी हमने आवेश के बारे में पढ़ी है कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो निश्चित रूप से क्या होगा, जब हम कोई दूसरा आवेश इसके पास में लाएंगे तो उस दूसरे आवेश को ये या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। यदि वो दूसरा आवेश इसके विपरीत होगा, यानी ऋण का आवेश होगा, तो ये उसको आकर्षित कर लेगा। यदि वो भी धनावेशित होगा तो ये उसको प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब ये दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। ये जो बल होता है वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आवेशों को दूर करते जाएंगे, यानी r का मान बढ़ेगा और r का मान बढ़ेगा तो f का मान घटेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, यानी एक निश्चित दूरी पर जाकर के क्या होगा, दो आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षण बल का या आकर्षण बल का अनुभव नहीं करेंगे और बस उसी दूरी को हम क्या कहेंगे, अनंत। अब आप देखिए, अगर हम r की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले लें, अनंत ले लें, तो क्या होगा 1/r²। तो 1/r कितनी है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे वो भी इन्फिनिटी होगा और 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी f जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यदि हम क्या करते हैं, दो आवेशों को अनंत दूरी पर रख देते हैं तो उनके बीच में किसी प्रकार का कोई वैद्युत बल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया है, एक आवेश Q यहाँ पे रखा और एक आवेश हमने Q0 यहाँ पे रखा। कहाँ पर, अनंत पर। ये भी धन का आवेश है। ठीक है, ये भी हमारा प्लस का आवेश है। अभी ये अनंत पर है तो इन दोनों आवेशों के बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर हम इस आवेश को क्या करें, इसके पास लाएंगे, तो जब हम पास लाएंगे तो इनके बीच की जो दूरी होगी, ये जो r होगी, इनके बीच की दूरी होगी, वो अब घटेगी और दूरी घटेगी तो इनके बीच का बल बढ़ेगा। और यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, ये भी धन का आवेश है, ये भी धन का, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो क्या होगा, इस आवेश को ये जो हमारा आवेश है वो प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर भगाने की कोशिश करेगा। हम इस आवेश को इसके पास ला रहे हैं तो ये आवेश पास लाने का विरोध करेगा और जब जब विरोध होगा, मैंने आपको बताया पूरी फिजिक्स में हमें कार्य करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, जब हम इस Q0 आवेश को जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे ये और ज़्यादा उसको प्रतिकर्षित करेगा और हमें और ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम इसको अनंत से उठा करके कहाँ लाए, बिंदु A पर लाए। किसको, Q0 को। तो जब हम अनंत से बिंदु A पर ले आएंगे तो इतनी प्रक्रिया के दौरान, यानी अनंत से यहाँ तक लाने के दौरान हमारा विरोध हुआ है और विरोध के कारण हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि कितना कार्य करना पड़ा, मान लेते हैं कि W कार्य करना पड़ा, W जूल कार्य करना पड़ा। कितने आवेश को लाने में, Q0 आवेश को लाने में। कहाँ से, अनंत से। कहाँ तक, बिंदु A तक। बिंदु A कहाँ है, इस आवेश के समीप, यानी इस आवेश के चारों ओर का जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें ये बिंदु है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश पहले आवेश के वैद्युत बल का अनुभव कर सके, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके।
तो ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए तक हम Q0 को ले आए, हमारा विरोध हुआ, विरोध की वजह से हमने कार्य किया कितना W। तो Q0 आवेश को लाने में, Q0 आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ा, वो हमें कार्य करना पड़ा W के बराबर। ठीक, तो इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इकाई आवेश लाने में कृत कार्य कितना होगा, W डिवाइडेड बाई Q0। और इसी इकाई आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। तो ये किस बिंदु का विभव होगा, ये बिंदु ए का विभव होगा। क्यों, क्योंकि जो Q0 आवेश है उसको हम अनंत से कहाँ तक ले आए हैं, बिंदु ए तक ले आए हैं, और इसी में हमें W कार्य करना पड़ा। तो बिंदु ए का जो विभव होगा, बिंदु ए का विभव लिखेंगे क्या, VA। V मतलब विभव को हम V से दर्शाते हैं, और A हमने लिख दिया बिंदु ए के लिए। तो VA बराबर हो जाएगा W डिवाइडेड बाई Q0, W डिवाइडेड बाई Q0। परिभाषित कैसे करेंगे, इकाई आवेश को हम विद्युत विभव की परिभाषा लिख रहे हैं यहाँ पे, इकाई आवेश को कहाँ से, अनंत से कहाँ तक, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो किसी भी बिंदु का जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, इकाई आवेश को कहाँ से, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो बेसिकली देखा जाए तो कार्य मतलब ऊर्जा, यानी विभव भी एक तरीके से ऊर्जा ही होती है। ठीक है ना। तो इकाई आवेश को लाने में जो हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ी है वही हो जाएगा बिंदु ए का विभव। यदि हम बिंदु ए की स्थिति बदल दें, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे कर दें या यहाँ पे कर दें, तो स्थिति अगर बदलेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कार्य होगा, जो हमने किया होगा वो भी बदल जाएगा। क्योंकि अगर मान लो इस बिंदु तक लाए, मान लीजिए ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी, तो अगर हम बिंदु बी तक लाएंगे तो हमें कम विरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप और नज़दीक लाओगे आपको और ज़्यादा प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा, तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो बिंदु बी तक लाने में कम कार्य करना पड़ेगा और बिंदु सी तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो किसका विभव ज़्यादा होगा, सी का विभव ज़्यादा होगा और बी का विभव कम होगा। यानी बिंदु धनावेश के जितने करीब होगा उसका विभव उतना ही ज़्यादा होगा और बिंदु धनावेश से जितना दूर होगा उसका विभव उतना ही कम होगा। अब विभव चूँकि एक अदिश राशि है, विभव कैसी राशि है, अदिश, यानी दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है, तो चिन्ह का यहाँ पे बहुत महत्व हो जाता है। विभव धनावेशित भी होता है और ऋणावेशित भी होता है। धनावेशित विभव कब होगा, जब हमें कार्य करना पड़ेगा, और ऋणावेशित विभव कब होगा, जब हमें कार्य प्राप्त होगा, यानी ऊर्जा हमें लौट करके प्राप्त होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कार्य प्राप्त हो जाए, ऊर्जा हमें लौट करके प्राप्त हो जाए। हाँ, कैसे हो सकता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक उदाहरण समझिएगा। मान लेते हैं कि हम लोग साइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मान लीजिए हम 2 किलोमीटर की दूरी में साइकिल चलाते हैं और इस दौरान हम लगभग कितनी, मान लेते हैं कि 1000 जूल कार्य करते हैं। जब साइकिल चलाएंगे तो हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तो हम मान लेते हैं कि हमने 2 किलोमीटर साइकिल चलाने में 1000 जूल अपनी ऊर्जा खर्च की। अब हुआ क्या कि जब हम साइकिल लेके गए अगले दिन, तो जिस दिशा में हम साइकिल लेके जा रहे थे उस दिशा में बड़ा तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो क्या हो रहा था,
हमें साइकिल को चलाने में बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी साइकिल में थोड़ा सा हम पैडल लगाएंगे और साइकिल बहुत तेज़ी से चलेगी। क्यों? क्योंकि हवा जो है ना वो मेरे सपोर्ट में है। तो उस स्थिति में अब हमें जो अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी वो निश्चित रूप से 1000 जूल से कम होगी। मान लेते हैं कितनी करनी पड़ी, 700 जूल। तो देखिएगा, पहले दिन 1000 जूल हमने ऊर्जा खर्च की थी, लेकिन दूसरे दिन केवल 700 जूल की। तो ऊर्जा हमारी बच गई मतलब हमें प्राप्त हो गई कितनी, 300 जूल के बराबर। ठीक है ना। यही उल्टा हो जाए, मान लेते हैं कि हवा हमारे विपरीत चलने लगे, तो अब हमें जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी वो 1000 जूल से भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जब हमारा विरोध होता है तो हमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, और यदि मेरे सपोर्ट होगा तो हमारी ऊर्जा बच जाएगी, यानी हमें लौट करके कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो ऋणात्मक विभव हमें बताता है कि कार्य हमें प्राप्त हुआ है, और धनात्मक विभव बताता है कि कार्य हमें करना पड़ा है। अब ऐसा कब हो सकता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे इस प्लस क्यू की जगह हम माइनस क्यू ले लेते, तो ये जो माइनस का आवेश है अब इस प्लस के आवेश को क्या करता, अपनी ओर आकर्षित करता, विरोध नहीं करेगा। ये तो कहेगा भाई मेरे पास आ जाओ, तुम प्लस के हो, ये माइनस का है, आकर्षण है। तो जैसे जैसे तुम Q0 को पास लाओगे इसका आकर्षण और बढ़ता जाएगा, ये ऋणावेश इसको और तेज़ी से अपनी ओर खींचेगा। तो हम क्या कर रहे थे, हम इसको समीप ला रहे थे, और ये भी क्या चाहता है कि समीप आ जाओ। तो अब ये मेरे सपोर्ट में है कि मेरे विरोध में है, मेरे सपोर्ट में है। तो अब मेरी जो ऊर्जा पहले खर्च हुई थी वो खर्च नहीं होने वाली, अब बल्कि मेरी ऊर्जा बचने वाली है, यानी मुझे कार्य प्राप्त होगा, न कि मुझे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में विभव ऋणात्मक हो जाएगा। अब क्या होगा, बी तक लाएंगे तो हमें कम कार्य प्राप्त होगा, और सी तक लाएंगे तो ज़्यादा कार्य प्राप्त होगा। यानी जितना आप पास आते जाएंगे विभव उतना ज़्यादा ऋणात्मक होता जाएगा, और संख्या जितनी ज़्यादा होती ऋणात्मक में उसका मान उतना कम होता है। मतलब -6 और -3 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। तो जितना आप करीब आओगे उतना ऋणात्मक विभव बढ़ता जाएगा, यानी विभव बढ़ेगा माइनस में, तो संख्यात्मक रूप से देखा जाएगा तो ये घटेगा। ठीक ना। तो अगर ऋणावेश है तो उसके समीप में बिंदु होगा तो विभव कम होगा, दूर होगा तो विभव ज़्यादा होगा, और धनावेश होगा तो समीप में बिंदु होगा, विभव ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। अब विभव का मात्रक क्या होगा, देखिए W का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जो विभव का मात्रक होगा वो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम, इसी को हम कहते हैं वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। तो इस तरह से जो विभव का मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और विभव की परिभाषा क्या होगी, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यदि ये धनावेश है तो इसके करीब जितना बिंदु होगा उसका विभव उतना ज़्यादा होगा, या अगर ये ऋणावेश है तो इसके करीब जितना बिंदु होगा उसका विभव उतना कम होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।